मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी डोनाल्ड ट्रंप की नीति से निराश हैं और वे अपनी जमीन पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने का विकल्प विचार कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अरब और पश्चिमी अधिकारियों के हवाले से बताया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और बहरीन की सरकारें ट्रंप से नाराज हैं, चूंकि वे ईरान के साथ युद्ध समाप्त करवाने में असमर्थ रहे हैं। और इन देशों में से कुछ पहले ही अपनी धरती पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी की उपयुक्तता पर चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन ठिकानों की वजह से उन्हें ईरान की तरफ से हमले झेलने पड़ रहे हैं और ट्रंप इस युद्ध को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। एक अरब अधिकारी ने इसे बहुत सख्त शब्दों में कहा, उद्धरण, ट्रंप ने यह युद्ध शुरू किया और इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। और इसके साथ दो और बातें भी जुड़ जाती हैं। पहली बात, खुद ट्रंप का यह युद्ध दुनिया भर में वायु रक्षा मिसाइलों के भंडार को गंभीर रूप से कमजोर कर चुका है। और दूसरी बात, इस युद्ध में ट्रंप के लक्ष्यों की सूची 6 महीने की लड़ाई के बाद सिमट कर बस इतनी रह गई है कि किसी तरह हार्मुज जलडमरू मध्य को खोल दिया जाए और तेल की कीमतें स्थिर हो जाएं। इस युद्ध के बाकी सभी लक्ष्य जो शुरुआत में घोषित किए गए थे, वे सब पीछे तीसरे या पांचवें नंबर पर चले गए हैं। और जो भी बातें सहयोगियों को परेशान कर रही थीं, जैसे कि ये परमाणु कार्यक्रम, ईरान की प्रॉक्सी ताकतें, मिसाइलें वगैरह, वे सब अब भी जस की तस बनी हुई हैं, उनका कोई हल नहीं निकला है। और अब फारस की खाड़ी के सहयोगी ये सवाल कर रहे हैं, क्या हमें अपनी जमीन पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने बनाए रखने चाहिए या फिर जैसा कि कहते हैं इन्हें हटा देना चाहिए और इस संघर्ष से खुद को अलग रखना चाहिए। तो चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। मैं आपको कुछ अंदर की बातें बताऊंगा और इसमें पूरी तरह से उतरेंगे। मेरा नाम एलेक्सेई पेचिए है। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आभारी रहूंगा। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार फारस की खाड़ी के देशों ने मध्य पूर्व क्षेत्र में डोनाल्ड ट्रंप की नीति को लेकर खुलकर असंतोष जताया है। असंतोष अपने चरम स्तर पर पहुंच गया है जब से अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। पिछले कुछ हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ईरान को किसी बेहद शक्तिशाली हमले की धमकी दी, लेकिन फिर अपने शब्दों से पीछे हट गए, पूर्वानुमान का हवाला देते हुए। वार्ताओं में प्रगति जो अंत में बिल्कुल बेनतीजा रही। इसी दौरान फारस की खाड़ी के देश असली हमलों से लगातार पीड़ित हो रहे हैं। सबसे पहले सऊदी अरब, जो न केवल खुद ईरान की ओर से बल्कि उसके समर्थित यमनी हूती और इराकी मिलिशिया के हमलों का भी शिकार हो रहा है। फिर याद दिला दूं कि हूती बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और जब ईरान ने युद्ध के पहले ही दिनों में हार्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया, सऊदी अरब अब अपने लाल सागर के तेल निर्यात बंदरगाहों पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है। यानी वो एक साथ दो अहम दिशाओं से खतरे में आ गया है। ये दिखाता है कि खुद सहयोगियों की स्थिति कैसे बदलती रही। प्रकाशन के सूत्रों के अनुसार ओमान शुरू से ही युद्ध के खिलाफ था, लेकिन सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने समय समय पर अपना रुख बदला और कभी कभी युद्ध का समर्थन भी किया। एक पश्चिमी राजनयिक ने युद्ध के शुरुआती दौर के पीछे की सोच को इस तरह समझाया। रियाद और अबू धाबी का मानना था कि तेज और निर्णायक जीत उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। लेकिन स्थिति अप्रैल में ईरान और अमेरिका के बीच पहली वार्ता से पहले बदलने लगी, क्योंकि तब तक यह साफ हो गया था कि ईरानी शासन न सिर्फ नहीं गिरेगा, बल्कि वो हरमुज जलडमरू मध्य भी नहीं खोलेगा। और अब यह निराशा एक ठोस व्यवहारिक नतीजे में बदल रही है। अप्रैल के बाद कुछ देशों ने सैन्य सहयोग के वैकल्पिक विकल्पों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा आपसी रक्षा समझौता रहा, जिस पर पिछले हफ्ते सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए। वही समझौता जिसे हमने इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही समझाया था। एक उच्च पदस्थ यूरोपीय अधिकारी ने इस समझौते को अमेरिका के लिए सीधा संकेत बताया। मतलब 3 प्रभावशाली सुन्नी देश अपने साझेदारों में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर सैन्य क्षेत्र में साझेदारी के जरिए। वो अधिकारी, जो नियमित रूप से फारस की खाड़ी के देशों के शीर्ष नेताओं से संपर्क में रहते हैं, उन्होंने कहा कि उनके नजरिए में अब सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ही काफी नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ विकल्प तलाशने होंगे। और मैं याद दिला दूं कि दशकों तक अमेरिका को इस क्षेत्र में सुरक्षा का गारंटर माना जाता था।
इसी दौरान क्षेत्र में एक पश्चिमी राजनयिक ने एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की, हमें इस दरार के पैमाने को भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए। मतलब देखिए, ये जरूरी है कि हम किसी भी तरह की अतिशयोक्ति से बचें। ये बदलाव ये नहीं दर्शाते कि अरब देशों का वॉशिंगटन के साथ संबंध पूरी तरह से बदल गया है। इस पश्चिमी राजनयिक के अनुसार ईरान के साथ युद्ध से पहले भी क्षेत्र में अमेरिकी सेनाएं, उनका कोई खास स्वागत नहीं था। अमेरिका की मौजूदगी को ज्यादातर एक जरूरी बुराई के तौर पर देखा जाता था। अब वॉशिंगटन पर व्यवहारिक रूप से भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता, और हालात को सुधारना, भले ही वो बहुत कोशिश करे, आसान नहीं है। द टेलीग्राफ के अनुसार अमेरिका दशकों तक वायु रक्षा प्रणालियों के निर्माण में अग्रणी रहा है, लेकिन मध्य पूर्व में युद्ध के चलते अब उनके भंडार भी कम होने लगे हैं। अमेरिकी पैट्रियट और CAAD ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी साबित हुए, लेकिन कई वर्षों में जमा किया गया गोला बारूद कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। अब कुछ खास आंकड़े। इस युद्ध के दौरान द टेलीग्राफ के अनुसार अमेरिका ने पैट्रियट के लिए जमा की गई मिसाइलों का लगभग 2/3 और कैड मिसाइलों के कुल भंडार का 40% खर्च कर दिया। फिलहाल मैं ये बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन हर साल पैट्रियट के लिए लगभग 650 इंटरसेप्टर और CAAD के लिए सिर्फ 96 मिसाइलें ही बना सकता है। और यहां सहयोगियों के लिए एक अहम बात है, फिलहाल दुनिया में 19 देश पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और उनमें से लगभग सभी अमेरिका से आपूर्ति पर निर्भर हैं। इसलिए अमेरिका में किसी भी तरह की कमी वास्तव में वैश्विक कमी बन जाती है। जापान के पास पहले से ही पैट्रियट मिसाइलों के निर्माण का लाइसेंस है। जर्मनी, जैसा कि आप जानते हैं, एक फैक्ट्री बना रहा है, लेकिन उनकी क्षमता वॉशिंगटन की तुलना में काफी कम है। इसी दौरान रूस, ईरान, चीन और उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। चीन के पास आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पहले से ही 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें स्टॉक में हैं, और रूस हर महीने लगभग 100 से 120 मिसाइलें बना रहा है। एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए औसतन 2 इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत होती है, यानी कमी की गणित पहली नजर में जितनी लगती है उससे भी ज्यादा खराब है। और यह भी दिखाता है कि इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी ने सीधे तौर पर फारस की खाड़ी के देशों को प्रभावित किया है, ठीक उन्हीं सहयोगियों को जिनकी निराशा के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट लिख रही है। उनके बारे में रिपोर्ट के अनुसार वे अपने एयर डिफेंस सिस्टम के भंडार को भरने के लिए बहुत बड़े ऑर्डर दे रहे हैं। यानी वॉशिंगटन सिर्फ राजनीतिक रूप से अपने सहयोगियों का भरोसा नहीं खो रहा है, वो व्यावहारिक रूप से उन्हें वो हथियार उपलब्ध नहीं करा सकता जो उनकी नजरों में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को और अधिक मूल्यवान बना दे। और इस कहानी की तीसरी और आखिरी बात यह है कि इस युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के खुद के लक्ष्य भी इस युद्ध में सिमटते चले गए। मैं याद दिला दूं, शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन ने अधिकतम लक्ष्य रखे थे। ये थे ईरान की पूरी तरह से आत्मसमर्पण और ईरानी शासन को बदलना। ये गारंटी थी कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। ये गारंटी थी कि मिसाइल कार्यक्रम और ड्रोन कार्यक्रम कम से कम बंद कर दिए जाएंगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, तेहरान द्वारा क्षेत्र में सभी प्रॉक्सी ताकतों का समर्थन बंद होना चाहिए, जैसे कि हिजबुल्ला या यमन के हूती। यही थी इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं। लेकिन 14 अगस्त को फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उपराष्ट्रपति JJD वेंस से सवाल पूछा गया, युद्ध किस नतीजे पर खत्म हो सकता है। इस पर उन्होंने सिर्फ 2 लक्ष्य बताए। उन्होंने कहा कि हमारे 2 मुख्य लक्ष्य हैं, और उन्होंने इन लक्ष्यों को एक खास क्रम में बताया। आगे मैं उद्धृत करता हूं। पहला लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि खाड़ी देश विश्व अर्थव्यवस्था को तेल और गैस की आपूर्ति जारी रखें, ताकि हमारे पास ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता बनी रहे। यह लक्ष्य नंबर 1 है, अमेरिकियों के लिए तेल और गैस की सस्ती कीमतें बनाए रखना। और दूसरे बिंदु के रूप में वेंस कहते हैं कि यह सुनिश्चित करना है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार न मिले। खुद उस क्रम पर ध्यान दें। अब अमेरिकी लोगों के लिए तेल की कीमतों की स्थिरता ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हाल ही में सर्वोच्च प्राथमिकता माना जाता था। यानी वही युद्ध जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में तेहरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की थी,
6 महीने बाद अब आधिकारिक तौर पर सिर्फ इस बात तक सीमित रह गई है कि अमेरिका में पेट्रोल महंगा ना हो। और इस बीच खाड़ी के सहयोगी देश लगातार सस्ते में असली हमले झेल रहे हैं और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप असली आर्थिक नुकसान सहन कर रहे हैं। तो हमारे पास आखिर में क्या है? फारस की खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी निराश हैं, वो भी सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर नहीं, वे अपनी नाराजगी को सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की इस युद्ध को अंजाम तक ना पहुंचा पाने की अक्षमता से जोड़ते हैं, जबकि इसकी कीमत चुकानी उन्हीं को पड़ रही है। हूती विद्रोहियों के हमलों, बंद हुए हार्मुज जलडमरू मध्य, संवेदनशील लाल सागर के बंदरगाहों पर निर्भरता और इसी तरह की दूसरी समस्याओं से। इसके जवाब में उन्होंने अमेरिका के विकल्प के तौर पर सैन्य गठबंधन बनाना शुरू कर दिया है, जैसे कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक समझौता। और वॉशिंगटन की सैन्य शक्ति के जरिए उनका भरोसा बनाए रखने की क्षमता भी सीमित है। याद दिला दूं, पैट्रियट मिसाइलों का 2/3 भंडार और 40 थाड़ पहले ही इस युद्ध में खर्च हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये सभी सहयोगी देश प्रभावित हुए हैं। और इसी बीच खुद ट्रंप अपने उपराष्ट्रपति के जरिए ये बात मान लेते हैं कि शुरुआती महत्वाकांक्षी युद्ध के महत्वाकांक्षी लक्ष्य छोड़ दिए गए हैं और अब सिर्फ एक मामूली मकसद रह गया है, अमेरिकियों को पेट्रोल के लिए ज्यादा पैसे न देने पड़े। बस सारी बात इसी पर आकर रुक गई है। मैं याद दिला दूं, युद्ध से पहले यह समस्या थी ही नहीं। अब मुझे यह जानने में दिलचस्पी है कि ट्रंप इस स्थिति से कैसे बाहर निकलेंगे। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा। सबको।